एक्चुअल में अनपढ़ होना उसके लिए अभिशाप है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत है, भाई भतीजावाद है, बाहर के लोगों को गाने नहीं देते। जो न्यू कमर्स हैं, जो नए एक्टर आने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनका ये भी कहना था कि ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर चोट की गई। कोई बहुत बड़ी अभिनेत्री तो थी नहीं, सिर्फ चर्चा में थी, मीडिया में थी। जो एनएचडी से सीख कर आ रहे थे, जो नए नए आ रहे थे, मुंबई में धक्के खा रहे थे, उनको ना लेकर जो रातों रात वायरल हुई, आपने उसको हीरोइन बना दिया। फिर ये भी तो हो सकता है ना कि पॉपुलर तो वो थी उस समय पर, है ना, लेकिन सस्ते दाम में आ रही थी। इस कदर तक चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं क्योंकि वो लड़की तो जो है उसके दिमाग में कुछ था नहीं, वो ब्लैंक। तो सोशल मीडिया के थ्रू आया, प्लान करके उसको भेजा गया। वो बहुत छोटा खिलाड़ी है, सांप निकालने के लिए वो बीन बजाते, बस लगा ही नहीं कि मतलब गलती, मुझे लगा कि महाघोर पाप हो गया। जब देश में फिल्में आती हैं तो चर्चा होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो विवादों में आ जाती हैं, और जब फिल्में विवादों में आती हैं तो कहा जाता है कि प्रोड्यूसर की चांदी हो जाती है। लेकिन यहां कहानी थोड़ी सी उल्टी है, यहां प्रोड्यूसर की चांदी नहीं हुई है। और अब आप मेरी इन बातों से समझ ही गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मणिपुर डायरी बनाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी की। स्वागत है सनोज जी आपका। सनोज जी, ये जो आप फिल्म बना रहे थे मणिपुर डायरी जी, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे इसका कॉन्सेप्ट आया, इसकी कहानी क्या है? दरअसल ये जो विषय है मणिपुर, ये सिर्फ मणिपुर का विषय नहीं था, पूरे नॉर्थ ईस्ट की कहानी है। नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से आज़ादी के बाद से, या जिस तरह से भारत में विलय हुआ, या जिस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बाद से वो चिकन नेक और ये सब करके उनको एक अलग वे में जाने दिया गया जी। तो जब ये मुद्दा उठा, देश में बड़ी चर्चा हुई कि नेकेड परेड हो रही है वहाँ पर, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है, तो मुझे ये हुआ कि आखिर वहाँ पे है क्या। तो मैं करीब 1.5 महीने तक मैंने रिसर्च किया, और मणिपुर की बेसिक चीज़ थी वो है रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन की जो कहानी थी वो हमारे यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को लेकर फिर मैंने इसकी कहानी का ताना बाना बुना। कहानी तो वैसे काल्पनिक है, लेकिन जो विषय के अंदर जो मुद्दे उठाए गए हैं वो सारे रियलिस्टिक है और सारी सच्ची घटनाएं हैं वो। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने फिल्म का प्लान किया कि ये बंगाल डायरी के बाद अब मणिपुर डायरी मैं बनाऊँगा। और इस फिल्म की शुरुआत मैंने करी। अमित राव को मैंने इस फिल्म के लिए साइन किया, अभिषेक त्रिपाठी को मैंने इस फिल्म के लिए साइन किया, और एक साउथ की हीरोइन मैंने ली थी, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसी बीच में ये महाकुंभ में पूरा हल्ला मचा हुआ था, कोई लड़की, तो महाकुंभ तो ख़त्म हो चुका था, तो उस लड़की की चर्चा लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थी। और जब साउथ की हीरोइन थी, उसने बहुत सारे जो अपने तरीके होते हैं ना साइन करने के बाद जो परेशान करना डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, तो मैंने उसको फिर सोचा कि मैं इस लड़की को लेकर फिल्म बनाऊँगा। और मैं मध्य प्रदेश के गाँव गया, गाँव में लोगों से बातचीत की, और उनके पिता और पूरे समाज के साथ सब लोगों ने बड़ा स्वागत किया। देश में भी बड़ा स्वागत हुआ इस बात का, बिल्कुल, कि एक गरीब आदिवासी समुदाय की लड़की बाहर आ रही है, ग्लैमर वर्ल्ड में आएगी। और मैंने वहाँ से उसकी शुरुआत की, और लेकर मुंबई नहीं गया, मैंने पूरी फैमिली को वहाँ से उनके घर से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया खाली, ताकि लोग परेशान न करें। उसकी पढ़ाई लिखाई और उसका जो सब सिस्टम है प्रशिक्षण का वो चलता रहे। और उज्जैन का एक बंगलो लिया जिसमें वहाँ पर वो लोग रह रहे थे पिछले 1 साल से, और वहीं से फिल्म की भी तैयारी की, वहीं से फिर आगे फिल्म की शूटिंग भी की मैंने। अच्छा, लेकिन आपने उस लड़की को ही लेने का क्यों सोचा? क्या उस समय पर जो वो पॉपुलर थी, जो चर्चाओं में थी, उन चर्चाओं को कैश करना चाह रहे थे आप? दरअसल देखिए क्या है कि चर्चाएं, मैंने इससे बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है। ओमपुरी साहब के साथ काम किया है, और राजपाल यादव, गोविंदा, धर्मजी, मतलब इतने बड़े बड़े सारे नाम हैं हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा नाम तो नहीं था मोनालिसा का, या कोई बहुत बड़ी अभिनेत्री तो थी नहीं वो, और सिर्फ चर्चा में थी, मीडिया में थी। नहीं, तो उसका एक रॉ मटेरियल था। उसका एक फैक्टर ये भी तो हो सकता है ना कि पॉपुलर तो वो थी उस समय पर, है ना, लेकिन सस्ते दाम में आ रही थी। नहीं, वो सारी बातें थी। तो उस चीज को कैश आप कर रहे हो। सस्ते दाम में तो फिर महंगाई हो जाती है ना, तो सस्ती चीज़ें बड़ी महंगी पड़ती हैं, वही हो रहा है। उसको प्रशिक्षित करना कोई आसान सी बात नहीं थी, मतलब वो माइनस में थी, 0 पर भी नहीं थी। उसको माइनस से 0 पे लाने में 1 साल लग गया मुझे। तो कभी कभी मुझे लगता था कि ये गलत डिसीजन है मेरा, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत है, भाई भतीजावाद है, बाहर के लोगों को गाने नहीं देते। तो मुझे लगा कि अगर इस लड़की को लेकर मैं सक्सेस कर गया इसको,
कहीं से भी, तो एक बड़ा रास्ता बनेगा और लोगों के लिए भी रास्ता बनेगा। और बॉलीवुड के लोग भी जो बैठे हुए हैं अपने कैफे कॉफी डे में और घरों के अंदर घुस के बैठे हुए हैं, ये भी बाहर निकल के टैलेंट तलाशेंगे कि चलो सनोज मिश्रा कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। न्यू कमर्स हैं या जो नए एक्टर आने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनका ये भी कहना था कि ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर चोट की गई, जो एनएचडी से सीख कर आ रहे थे, जो नए नए आ रहे थे, मुंबई में धक्के खा रहे थे, उनको ना लेकर जो रातों रात वायरल हुई, आपने उसको हीरोइन बना दिया। अच्छा, मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि मैंने 17 फिल्में बनाई अभी तक, जिसमें 7 ही फिल्में ऐसी हैं जिसमें मैंने बड़ी स्टार कास्ट के साथ की है। 10 फिल्में ऐसी हैं जो मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यू कमर के साथ काम किया है, जिसमें सारे न्यू कमर्स हैं। तो ये तो कोई शिकायत बनती नहीं। और 10 जो फिल्में, उसकी चर्चा क्यों नहीं करता कोई कि ये डायरेक्टर जिसने इसको लिया है 10 फिल्में न्यू कमर के साथ बना चुका है। अब 10 फिल्मों में 2 लाख 10 लाख जो लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए, उनको तो काम नहीं दे सकता मैं। तो ये चीज़ें होती पर्सनल, बहुत आदमी अपने बहुत व्यक्तिगत ले लेता है कि मैं क्यों नहीं हीरो बना, मैं क्यों नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे भी शिकायत करते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है, एक फिल्म का एक दायरा होता है। मैं रिस्क लेता हूँ, मैं नुकसान उठाता हूँ, मैं थाना पुलिस कोर्ट कचहरी भागता हूँ, तो इतना मेरा डिसीजन लेने का हक बनता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, फेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि एक किसी सीखे हुए एक्टर को लेकर आना, जो किसी संस्थान से एक्टिंग को सीखा हो, या फिर किसी एक ऐसे वायरल गर्ल को या जो वायरल हुआ हो उसको लेकर आना, फिर उसकी ग्रूमिंग कराना, क्लासेस कराना, उस स्ट्रक्चर में लाकर ढालना उसको, कौन सा टफ ज्यादा है? देखिए, ये बहुत टफ है। अब सीखे हुए लोग तो काम कर सकते हैं कैसे भी, और किसी अननोन आदमी को लेकर के आना जिसको ABCD भी पता ना हो, शुद्ध एक हिंदी नहीं, क्योंकि अपनी वहाँ की आदिवासी भाषा में लोग बात करने वाले हिंदी तक नहीं बोल सकते थे। तो ये सबसे ज़्यादा टफ फिल्म बनाने से ज़्यादा तो ये मुसीबत है। लेकिन मेरी जिद थी कहीं ना कहीं, और वो जिद के चलते चीज़ें यहाँ तक आई और सब बिखर गई। मुझे लगता कब लगा सनोज मिश्रा को कि गलती हो गई है? उस दिन लगा जब ये लव जिहाद का शिकार हुई, और जिस तरह से स्टेटमेंट आए अपने बाप के प्रति, जिस तरह से झूठ बोला, मेरे प्रति जिस तरह से झूठ बोला, उस वक्त लगा ही नहीं कि मतलब गलती हुई। मुझे लगा कि महाघोर पाप हो गया, और इस कदर तक चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि वो लड़की तो जो है उसके दिमाग में कुछ था नहीं, वो ब्लैंक है। उसको जो चीज़ें भरी जाएंगी वो उसके दिमाग में आ जाएंगी। तो उसको इस लेवल पर उसको समझाया गया, एक्सट्रीम लेवल पर। और एक समय होता है, एक जो बचपन का और बीच का जो समय बहुत सेंसिटिव टाइम होता है ना, उस टाइम में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को लेकर भी बहुत क्रेज़ होता है, तो उस क्रेज़ ने उसको ले जाकर वहाँ पे ख़त्म कर दिया। मतलब जो आज आगे बढ़ सकती थी, जिसके पूरे चांसेस थे, और जिस तरह से मेहनत हुई है, 24 दिन की शूटिंग 90 दिन में ख़त्म हुई है उसको लेकर, तो ये जो सारी चीज़ें रही उसके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होती। और पूरा सब मामला एक्चुअल में नेगेटिव हो गया, और जो हमारी फिल्म की डील थी वो भी कैंसिल हो गई। तो जो आपको लग रहा था, उस डील वाले पॉइंट पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन आपको जब लगा लव जिहाद वाला मामला सामने आया, तो क्या आपको तभी ये बात लगी, या भनक पहले से धीरे धीरे कुछ ना कुछ लग रहा था? बिल्कुल कभी कुछ नहीं लगा, क्योंकि उसके ठीक 15 दिन पहले तक हम लोगों ने शूटिंग खत्म की थी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पोस्टर भी लॉन्च किया वहाँ पर अपने कार्यालय में बुला के, क्योंकि उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी। कुछ नहीं लगा था, और ये लगा तो चलो डबिंग शुरू करने जा रहे हैं, जल्दी बुलाएंगे, देखेंगे अगर डबिंग कर पाती है कि नहीं, फिर भी सिखाऊंगा इसको थोड़ा बहुत। ये सब बातचीत हो रही थी, अचानक से हुआ कि केरल गए और ये सब जो तमाम आरोप मोनालिसा ने आपके ऊपर लगाए, है ना, रेप का आरोप, जबरदस्ती का आरोप, गलत तरीके से छूने का आरोप, तो इन पर आप क्या कहेंगे? इन पे कुछ नहीं कहूँगा मैं। इन पे क्या कहूँगा? अभी उसके 15 दिन पहले उसका इंटरव्यू, उसके वीडियो देख लो। हाँ, वो बोल रही है जब प्रयागराज गई ट्रेलर लॉन्च में, मेरे भगवान है मेरे लिए, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और जैसे ही मैंने उसके खिलाफ एक्शन लिया, उस जिहादी के खिलाफ जब एक्शन लिया मैं सरकार में गया, मैं पुलिस में गया, मैं आयोग में गया, तो वहीं से मैं नेगेटिव हो गया। तो उसे दुनिया देख रही है कि क्या बलात्कार कैसे हो सकता है। 400 आदमियों की यूनिट है, पूरा खानदान उनका साथ में रहता था हमेशा, 15 लोगों का। तो ये बलात्कार और किसी ऊपर कोई आरोप लगा देना, चरित्र पे कोई आरोप लगा देना, तो बहुत आसान तरीका होता है। आप जो कह रहे हैं कि लव जिहाद हुआ है मोनालिसा के साथ, और इसके पीछे कोई बड़े पूरा एक कोई नहीं है, सामने पूरा एक तमाम संगठन है, सामने है। हाँ, मतलब जो संगठन है वो फरमान के पीछे है, जिन्होंने सब कुछ करवाया है। तो उन्होंने सिर्फ मोनालिसा को क्यों चुना? सनातन का आइकॉन बन रही थी, वो कुंभ मेला से उत्पत्ति हुई थी उसकी। और दूसरी बात थी कि उसको तोड़ना बहुत आसान था, उसको समझाना सबसे आसान था, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ था ही नहीं, वो ब्लैंक थी। उसको दिमाग में जो रखोगे वो छाप जाएगी उसके, इसलिए लोगों को लगा कि वो आसान तरीका है। और दूसरी बात, जो जिस तरह से जो काम कर रहे हैं लोग, जैसे अभी छांगुर बाबा, ये सब दुनिया भर का जो तमाशा आप देख रहे हैं, जैसे फंडिंग हो रही है बाहर से, तो एक आसान तरीका लगा। और ये हुआ कि अगर इसको ये अगर लव जिहाद का शिकार होती है तो आने वाले समय में फिर लाखों जो आदिवासी लड़कियां, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। तो इस तरह से उसको एक ब्रांडिंग की गई, उसको बनाया गया है। अब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, गाड़ियाँ, बंगले, पुलिस, प्रोटेक्शन, ये सब क्या है? अगर इसके पीछे संगठन नहीं काम कर रहे हैं तो क्या है?
हमें तो कोई नहीं पूछ रहा, मैं तो दर दर भटक रहा हूँ 3 महीने से, उल्टा ब्लेम भी लग गया, पुलिस केस भी हो गया, तो मुझे तो कोई नहीं आ रहा साथ देने के लिए। लेकिन सनोज मिश्रा के साथ वो थी जी। सनोज मिश्रा उसको लेकर आए थे, वहां से निकाल कर और सीधा लेकर आए आप उसको रेड कारपेट पर। जी। तो सनोज मिश्रा को छोड़कर उधर जाने के पीछे उसके पास क्या मकसद था, या क्या लालच था, या क्या ऐसा हुआ उसके साथ कि उसे लगा कि नहीं सनोज मिश्रा ठीक नहीं, इधर चलना ठीक है? वो एक्चुअल में अनपढ़ होना उसके लिए अभिशाप है। अनपढ़ थी एक तो, और दूसरी बात जंगलों में रहने वाले लोग, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा, जो लोग केयर करने वाले लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक्चुअल में जो लफ्ज़ जिहादी होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा केयर करो, इतना ज़्यादा केयर करो कि वो माँ बाप से भी ज़्यादा लड़की तुमको मानने लगे। तो ये सब जो फार्मूले पे काम किया है, तो अब वो अनपढ़ होना उसके लिए अभिशाप हो गया। उसको तो पता नहीं हो क्या रहा है, उसे लगा ऐसे जैसे करीना ने किया, जैसे समझाया गया उसको, करीना ने किया है, सोनाक्षी ने किया है, इसने किया है, उसने किया है, शर्मिला टैगोर ने किया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? उसको लगा ऐसे ही होगा और चलेगी अपना, वो मैकाओ में आ गई। उसको लगा बड़ा फ्यूचर है। सनोज मिश्रा तो 5-10 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, हाँ 100 करोड़ की फिल्म बनने जा रही है। और उसके साथ साथ तो क्या उसको कोई ऐसा लालच दिया गया था? हाँ, कि हम साउथ की कोई मूवी बनाएंगे तुम्हें लेकर? वही, इसीलिए तो बार बार बुलाया जाता था मुझे, इस पर प्रेशराइज किया जाता था कि साउथ की फिल्म करने जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं। केरल के चक्कर में 2 बार मेरी शूटिंग रुक गई। अच्छा। क्योंकि वहाँ से बुलावा आ गया कि चलो और केरल की फिल्म होने जा रही। तो एक तरह से मैं बहुत प्रेशर में था कि मैं अपनी जल्दी फिल्म कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरे से बहुत सारा पैसा मैंने लोगों से उठाया हुआ है। इससे पहली जो फिल्म आपकी थी बंगाल डायरी, जी, वो भी इसी तरह से थी, विवादों वाली? नहीं, विवादों वाली फिर इस बार आप वही टॉपिक उठा रहे थे। हाँ। तो क्या लगता है कि विवाद वाले टॉपिक उठाने से आसान हो जाता है लोगों को थिएटर तक लेकर आना? नहीं, ये तो ऐसा कभी नहीं होता है। एक्चुअल में इसमें वैचारिक बातचीत होती है राणा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने फिल्म बनाई है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी कि 2 मिनट की कोई डॉक्यूमेंट्री भी बना दे ममता बनर्जी पर। और मैंने पूरा 2.5 घंटे की फिल्म बनाई। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि बहुत जल्दी चीज़ें वो क्या पॉपुलर हो जाती हैं, तो पॉपुलरिटी के पीछे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 26 मुकदमे झेले, वेस्ट बंगाल में जाके लिंचिंग झेले, जान से मारने के लिए लोग दौड़ाए वहाँ हाई कोर्ट के बाहर। तो ये सारी चीज़ें आदमी का वैचारिक होने, मुझे लगता है कि मुझे उन मुद्दों पर काम करना चाहिए जिन पर लोग बोलने से भी कतराते हैं। तो यही एक चीज़ है कि चाहे वो बंगाल डायरी हो, चाहे मणिपुर की डायरी हो, इन दोनों फिल्मों में, चाहे काशी टू कश्मीर हो, चाहे राम की जन्मभूमि हो, हर एक मुद्दे में मैंने अलग पहलुओं को रखा है और उन चीज़ों को उठाया है जिन पर अभी तक फिल्म बनाने की किसी ने हिम्मत भी नहीं की। तो ये जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे उस पर बेबाक तरीके से बोलना चाहिए। मैटर ये है, मैटर ये नहीं कि मैं उसको विवादित बना देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं विवादित बनाने वाली फिल्म। मणिपुर किसी ने बात किया अभी तक? नहीं। मूवी को लेकर तो नहीं। हाँ, नहीं, मूवी को लेकर भी। हाँ, मूवी क्योंकि लोगों में हिम्मत नहीं है। हाँ। अब मैं बनाऊंगा तब लोग आएंगे कि चलो मणिपुर पे फिल्म बनाई जाए। तो क्या मणिपुर एक पक्षीय मानी जाए मूवी, या कैसे आपने उसको बैलेंस किया? मैंने उसको बैलेंस किया है। मैंने एक्चुअल में वहाँ की समस्याओं को उठाया है। हाँ। कि आदमी वहाँ परेशान क्यों है, ये लड़ाई झगड़े हो क्यों रहे, इसके पीछे रीज़न क्या है। अब रीज़न ये है उसमें कि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर हिंदू रहते हैं और बाकी 90% एरिया जहाँ पर क्रिश्चियन रहते हैं। क्रिश्चियन पहले जो आदिवासी थे अब वो क्रिश्चियन हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि जब वो क्रिश्चियन है, धर्म के आधार पर हमारे देश में जब रिजर्वेशन नहीं है तो उनको रिजर्वेशन क्यों मिला हुआ है। और हम असली मूल निवासी यहाँ के, हम आदिवासी हैं, और हमें जब रिजर्वेशन मिला तो उसमें हमने नहीं लिया, अब हमको दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा भाई इस पर विचार किया जाए। इसी पर दंगा हो गया, लड़ाई इसी पे हो रही। 90% जमीन वाले लोग 10% में आके रह सकते हैं, लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो 90% में नहीं जा सकते। आज की तारीख में वो जो बीच का जो हिस्सा है इम्फाल शहर से लगा हुआ, वैली से लगा हुआ, हाँ। उसमें बाहर जाने के लिए हवाई जहाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, बाई रोड नहीं जा सकते आप। तो एक तरह से वो पूरा कैद खाना बना हुआ है। ये सारा सिनेरियो मैंने वहाँ जाकर समझा। क्या सोच रहे हैं सनोज मिश्रा इस पूरी मूवी को लेकर कि अब क्या है उनके पास रास्ता? फिल्म की हीरोइन को चेंज कर दिया जाए, या किसी तरह से सोच रहे हैं कि अरे मना लिया जाए और आ जाए तो काम हो जाए? अरे मनाने वाले मैं आदमी नहीं हूँ, क्यों मनाऊंगा इसको? हाँ। क्या मिलेगा बना के? बनाने से मूवी कंप्लीट हो जाएगी। मूवी तो देखिए कंप्लीट है मेरी। अब बात होती है खाली रिलीज़ की, तो रिलीज़ में बड़ा दुविधा में हूँ कि मैं शायद पहला ऐसा डायरेक्टर हूँ जो इस दुविधा में हूँ कि कहीं फिल्म गलती से चल ना जाए। क्योंकि अगर फिल्म गलती से भी चल जाएगी तो जिहादियों को और एक अच्छा बूस्टअप मिल जाएगा, चलो उस लड़की को बेचो, उसी के सहारे ज़िंदगी अपना पार करेंगे। तो एक तरफ तो ये भी है कि फिल्म ना चले, और दूसरी तरफ ये है कि मेरे ऊपर कर्ज है बहुत सारा, मुझे फिल्म को रिलीज़ भी करना है। तो इस असमंजस में हूँ अभी, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ कि क्या होगा, क्योंकि अभी तो मैं खुद ही निशाने पर हूँ। तो कब तक रिलीज़ करने की सोच रहे हैं आप मणिपुर डायरी, और कैसे रिलीज़ होगा? राणा साहब, मैं इसका कोई जवाब ही नहीं मेरे पास।
तो कुछ तो दिमाग क्योंकि लगाया, भविष्य कुछ मेरे तो पास सोच रहे होंगे कि कोई- ऐसे हो सकता है, मैं ये सोचता हो हूँ सकता रोज है। में, रात में सोचता हूँ, लेकिन जितना सोचता हूँ उतना फिर वापस आ जाता हूँ वहीं से लौट के। और कुछ चीज़ चल नहीं पा रही, मतलब दिमाग ही नहीं काम करता है इसमें। लेकिन राणा साहब, इसका जवाब मैं अभी खोज नहीं पाया हूँ कि मैं क्या करूँगा इस फिल्म का, अभी कुछ नहीं तो फिर पता मुझे। कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट? अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट लायक कहाँ बचा हूँ मैं, अभी तो पुलिस खोज रही है मुझे। तो मतलब सनोज मिश्रा कुछ तो सोच रहे होंगे ना आपके, कुछ उधर 10 करोड़ का कर्ज चढ़ गया है, रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं। इस फिल्म को आप ठंडे बस्ते में डाल गए हैं, और नई हीरोइन के साथ करेंगे तो फिर से 10 करोड़ आपको चाहिए होगा, अगर फिर से रीशूट करते हाँ, हैं। रीशूट 4-5 करोड़ तो लग क्या जाएगा। है अब आगे का प्लान? आगे का प्लान तो अब जिस तरह से केरल की जो सरकार है जो डिसाइड कर रही है वही करेगी, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ रहा नहीं। हाँ, अब तो केस कर दिया वहाँ पर, अब तो केरल सरकार ही डिसाइड करेगी, और वहाँ के जो बैठे हुए वामपंथी, वहाँ के जो FPFI वाले लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है। क्योंकि मुझे जो करना था मैंने किया, आज भी कर रहा हूँ। अब मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया, कर्ज में फंसा दिया, उधर ये हो गया, पूरा देश फिल्म के खिलाफ हो गया, तो कौन देखने जाएगा पिक्चर? अगर मान लो कोई रिलीज करने के लिए भी आता है तो लोग यही बोलते हैं भैया देखेगा कौन? अब ये पिक्चर आती लेकिन हो सकता है कि वो मोनालिसा से तो अब नफरत करते हो, लेकिन हो सकता है कि उसकी एक्टिंग देखने के लिए फिल्म देखना चाहते हो। नहीं, उसकी एक्टिंग तो खैर इतनी बड़ी नहीं कि हाँ फिल्म का मुद्दा है, ये हो सकता है कि भाई फिल्म के मुद्दे को देखने के लिए लोग आ सके। और मैंने एक फिल्म में बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं रखी है, फिल्म को मैंने एक लाइट मतलब वो रखा, ताकि आम आदमी, जैसे सिर्फ बंगाल डायरी थी मेरी, तो लोग चिल्ला चिल्ला के भागते थे थिएटर से निकल के। एक लड़की तो मुझे बाहर निकल के बोली कैसी फिल्म बना दी, मेरा BP लो हो गया। मैंने कहा ये तो 1% है वहाँ की सच्चाई। हाँ। मैंने कहा 1%, तो मुझे वो बात याद थी कि उसका BP लो हो गया, तो मैंने इस बार BP लो होने वाली फिल्म नहीं बनाई है, एक लव स्टोरी बनाई है, म्यूजिक है उसमें, कहानी है उसमें, थ्रिलर है उसमें, और उसी के साथ साथ जो मुद्दे हैं वो भी हैं सब। तो जो आप बता रहे थे कि केरल में FIR आपके ऊपर हुई जी, तो उसको लेकर आप मतलब क्या रास्ता आप ढूंढ रहे हैं? आपका वकील भी कोई तो रास्ता बता रहे होंगे। कोई वकील वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। तो सनोज मिश्रा कैसे केस लड़ रहे हैं अपना? कुछ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, आओ ले चलो गिरफ्तारी का। हाँ, मैं कहाँ कैसे वैसे लड़ रहा हूँ, मैं तो सब गवा चुका हूँ। मैं केस लड़ने के लिए फिर मैं वकीलों को पैसा देने के लिए जाऊँ ना, मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं तो खाली हूँ, फकीर हो गया हूँ। मैं नहीं जाने वाला कहीं, तो आओ ले चलो, या तो मैं खुद आ जाऊँगा भाई। मैं तो बोला हूँ 2-3 दिन के अंदर मैं अभी योगी जी से मिलने जा रहा हूँ, योगी जी से मिलने के बाद मैं सरेंडर कर दूँगा जाके वहाँ। तो योगी जी से मिलने कब जा रहे हैं आप? मैं बस 1-2 दिन में समय मिलने वाला है, मुझे जाना है खाली इस बात को लेकर कि मेरे जो पहले के पार्टनर थे और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे वसीम रिजवी, बाद में वो जितेंद्र बन गए, धर्मेंद्र बने, पता नहीं क्या क्या हो, ये उन्होंने शुरुआत करी है और इसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। कम से कम अपनी पूरी बात मैं उनसे बता दूं कि वसीम रिजवी नाम के व्यक्ति की पूरी जांच हो। समाजवादी पार्टी का पहले वो सभासद था, फिर उसको आजम खान ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, आजम खान का करीबी रहा, फिर जब मायावती दीदी आई तो जय भीम करने लगा, भाजपा आई तो जय श्री राम करने लगा, भगवा ओढ़ लिया, दुनिया भर का तमाशा किया, और मेरे साथ बंगाल डायरी में उसने 3.5 करोड़ की ठगी की। तो क्या कोई संगठन सनोज मिश्रा के साथ देने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, देश की सिंपैथी मेरे साथ है, लेकिन अब देश भी तो है कि भाई लोगों के अपने काम धंधे, रोजी रोजगार है, आदमी भाग रहा है, नौकरी कर रहा है। हाँ। तो सिंपैथी है दिल में जरूर लेकिन वो सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी से कह भी नहीं सकता हूँ कि मेरा खुद का डिसीजन था। आदमी बोल सकता है कि भाई आपने मुझे से पूछा था क्या, ये सवाल बहुत बड़ा है। एक आदमी ने मुझे बोल दिया, तब से मैं हाथ खड़े कर दिया हूँ कि जो होगा देखेंगे, मुझे किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जाना है बस। तो नए डायरेक्टर्स को आप क्या कहना चाहते हैं? नए डायरेक्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि आज की टेक्नोलॉजी का जो दौर है वो बहुत अच्छा है और सिनेमा बनाना आसान हो गया है। हम लोगों के टाइम में बहुत मुश्किल था, तो इसका मिसयूज़ ना करें और पहले सिनेमा के विषय को समझें, गहराई को समझें और बनाना सीखें, साथ ही साथ उसको मिटाना भी सीखें, मतलब उसकी रिलीजिंग, उसको अंजाम तक पहुंचाना भी है। आपने बना डाला कुछ भी, और आज तो हर घर में एक डायरेक्टर हो गया है जिसके हाथ में मोबाइल, वो डायरेक्टर है। बिल्कुल। तो वो अलग मुद्दा है। हाँ। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं तो आप मार्केटिंग के बारे में पहले सीखिए, क्योंकि आपको पैसा आप पर किसी कोई लगा रहा है तो वो चीज़ें आपको होनी चाहिए कि भाई हम इसको निकाल के कहाँ से लेंगे। ये जो खाली दिमाग का फितूर होता है कि नहीं मैं फिल्म बना दूंगा, पूरे देश में आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब फर्जी चीज़ें, कुछ नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं। तो समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड लेवल पर नए डायरेक्टर्स को ये कहूँगा कि बनाना और मार्केटिंग दोनों ही सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर अपने इंडिपेंडेंट कदम उठाना चाहिए आदमी को। आपकी बात से एक बात याद आ गई कि एक
पुराने डायरेक्टर एक्टर से मिला मैं, तो उन्होंने कहा कि जो डरा हुआ एक्टर होता है वो डायरेक्टर होता है। हाँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ आजकल। तो क्या आप भी वही बता रहे हैं? नहीं, इसीलिए टफ है वो एक्टिंग। नहीं, वो एक्टिंग इसलिए टफ होती है कि एक्टिंग कोई नॉर्मल जॉब नहीं है, बहुत कठिन चीज़ है भाई। आपको एक दूसरे किरदार में जाना है, अपने आप को छोड़ के। आप राजा के लड़के जरूर होंगे, लेकिन आप भिखारी में तो आपको भिखारी की चीजें और गहराई तक आनी चाहिए। राजापन अगर जरा सा भी दिख गया तो कहीं के एक्टर नहीं हो आप, बिल्कुल बेकार हो आप, जीरो हो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनोज जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि देश की जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द आपकी फिल्म आए। अब कैसे उन सारे अड़चनों से निकलकर बाहर ये फिल्म आती है, रिलीज होती है, और कैसे जो आपके तमाम पीछे चीज़ें लगी हुई हैं, परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, वो सब कैसे दूर होती है, ये भी अभी देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।